आपने देखा होगा इंडिया ने एससीओ की समिट में ड्राफ्ट स्टेटमेंट में साइन करने के लिए मना कर दिया। आज हम इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। माई सेल्फ प्रियंका शर्मा, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीएस। आपको पता होगा इस बार का समिट चाइना होस्ट कर रहा है, 2025 का समिट चाइना होस्ट कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। अब हम इसके फाउंडेशन पे जाएंगे। पहला तो सबसे बड़ी बात, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ? ये 15 जून 2001 शंघाई चाइना में इस्टेब्लिश हुआ, जिसके फाउंडिंग मेंबर 6 कंट्री थे, दैट इज कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगर हम इसकी डीप हिस्ट्री में जाएं, रूट हिस्ट्री में जाएं, तो पहले ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था, पहले ये शंघाई 5 हुआ करता था। 1997 में 5 कंट्री चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एक साथ आते हैं टू डीपन देयर ट्रस्ट इन द बॉर्डर रीजन, है ना, ताकि एक साथ मिलके बॉर्डर रीजन में स्टेबिलिटी ला सकें, एक दूसरे मेंबर्स में ट्रस्ट डेवलप कर सकें। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ओके, यूरेशियन इसलिए क्योंकि ये यूरेशिया का वास्ट रीजन कवर करता है और उस रीजन में जितने मेंबर कंट्री होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इसलिए ये यूरेशियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब 2001 में इसमें एक और कंट्री का एडिशन होता है, दैट इज उज्बेकिस्तान। ओके, और इसके साथ ही ये शंघाई 5 बन जाता है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 2002 में एक चार्टर लाया जाता है जो कि मेंबर्स कंट्री साइन करते हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग, दैट इज रशिया में ये समिट होती है जब ये चार्टर साइन किया जाता है 2002 का, जो कि स्टेट करता है कि शंघाई कोऑपरेशन का गोल क्या होगा, उसका प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उसके स्ट्रक्चर क्या होगा और मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होगी इस ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सो ये साइन होता है 2002 में और फोर्स में आता है 2003 में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 2001 में। शंघाई 5 का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1997 में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर साइन हुआ 2002 में और 2003 में इसका ये कम इनटू फोर्स आया। ठीक है, अब बेसिकली इसका नेचर क्या है, मतलब क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी टेम्पररी है? तो नहीं, इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर मैप में देखेंगे तो इसमें यूरेशिया की कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व है, जैसे कि ये देखिए, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ओके, एंड चाइना। ब्रॉडली अभी ये मिलके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है 2001 में। उसके बाद आप देखेंगे 2001 के बाद कोई एडिशन नहीं होता, 2070 तक का गैप रहता है। 2017 में फिर इंडिया और पाकिस्तान का एडिशन होता है, तो वो आगे हम फर्दर और पढ़ेंगे। ये देखते हैं पहले नेचर, फिर उसके बाद इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है, रशियन और चाइनीज़ है। नोट दिस पॉइंट कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अभी करंट स्टेटस दैट इज 2025 में इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस, ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं। आप देखेंगे तो इंडिया को और पाकिस्तान को 2017 में ऐड किया गया, 2021 में ईरान को ऐड किया गया और रिसेंटली 2024 में बेलारूस को ऐड किया गया एज अ 10th मेंबर। ओके, इसके दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, दैट इज अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। बाकी 14
14 डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके। ओके, सो आपको ये याद रहेगा कि 2025 में अभी करेंटली 10 मेंबर्स हैं। रिसेंटली एडेड बेलारूस है, ओके, जो कि यूरोप का पार्ट है, ठीक है। नाउ अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या गोल्स हैं, किस गोल में, किस पर्सपेक्टिव में इन लोग काम करते हैं। सो फर्स्ट इज इट स्ट्रेंथन द म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड गुड नेबरलीनेस। आप अगर देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है ना, आप अगर मैप में देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि सब एक साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना। ये देखो, अभी बेलारूस भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, ये सारे ना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम सब ये कंट्रीज अगर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और पीसफुली नहीं रह रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो ये एक एससीओ का गोल है कि वो पीसफुली रहें और फ्रेंडशिप रखे रहें एक दूसरे के साथ, है ना। दूसरा, भाई अब एक साथ रह रहे हैं तो ट्रेड और इकोनॉमी भी तो अच्छी चलनी चाहिए ना। तो इफेक्टिव कॉपरेशन चलना चाहिए, जैसे कि कैसे कैसे स्फेयर में, पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों में और भी बाकी स्फेयर्स हैं जिसमें हम इफेक्टिवली कॉपरेट कर सकते हैं, और ये गोल भी है एससीओ का कि हम ये सारे स्फेयर्स में कॉपरेट करेंगे। फिर टू जॉइंटली इंश्योर एंड मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये सबसे मेन है, ये मेन पॉइंट है इसका ना एससीओ का, कि पीस मेंटेन करना है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाना है रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, है ना। नई डेमोक्रेटिक और फेयर पॉलिसी चले, भाई ऐसे अनफेयर नहीं होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मेंबर है तो उसके साथ फेयर रहना चाहिए। न्यू डेमोक्रेटिक वैल्यू, सबकी आवाज़ उठे, सब अपना मुद्दा बोल पाएँ, सब अपने कंसर्न शो करें। तो ये बेसिक गोल्स हैं, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। मतलब अगर एससीओ किसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है तो वो क्या प्रिंसिपल है। तो पहला ये आता है शंघाई स्पिरिट। ये ना क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि भाई शंघाई स्पिरिट क्या है, ठीक है। या तो पूछ सकता है कि किससे जुड़ी हुई, विच ऑर्गेनाइजेशन, है ना। या तो पहला कि शंघाई स्पिरिट क्या है, या तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। तो शंघाई स्पिरिट क्या है, इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट हो एक दूसरे के, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है, एक दूसरे को बेनिफिट दें, हम सारे स्टेट्स, सारे मेंबर्स इक्वालिटी मेंटेन करें, कंसल्ट करें, कंसल्टेशंस हो, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें, और एक कॉमन डेवलपमेंट हो रीजन का, पूरे यूरेशियन रीजन का, ओके। और एक्सटर्नली, मतलब ये तो हुआ इंटरनली कि हम मेंबर कंट्री के साथ कैसा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। एक्सटर्नली मतलब एससीओ के बाहर, एससीओ के जितने मेंबर कंट्री है उसके बाहर हम कैसी टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर क्या क्या हमारी प्रिंसिपल रहेगी। तो दैट इज नॉन अलाइनमेंट, किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन ना होना, नॉन एग्रेशन, हमेशा वॉर में नहीं कूदना या वॉर नहीं करना, पीसफुली चीज़ों को हैंडल करना, एंड ओपननेस इन द सेंस ऐसे नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो हम उनके विचार नहीं जानेंगे, या फिर उनके विचार हम लेंगे नहीं, या फिर कोई नई चीज़ें हैं हम अडाप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं है। ओपननेस रहेगी, ठीक है। तो इंटरनली शंघाई स्पिरिट, एक्सटर्नली इज नॉन अलाइनमेंट, नॉन एग्रेशन एंड ओपननेस, ठीक है। तो ये क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गाइडिंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बॉडीज होंगी इसकी। तो सुप्रीम बॉडीज है दो, पहला काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, CHS, एंड दूसरा है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स। आपको पता होगा एससीओ में दो तरह की सबमिट होती है एनुअली, एक तो हेड ऑफ स्टेट की और दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट की, हेड ऑफ स्टेट में फर्स्ट पर्सन जो होता है, जैसे हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट, इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट, है ना। और हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं, हमारे यहाँ कौन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर। तो हेड ऑफ स्टेट्स को कौन अटेंड करता है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट के समिट को कौन अटेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर, या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट क्या करता है, ये डिसाइड करता है कोर ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज एनुअली, है ना।
जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इशू है ना उसमें डिस्कशन या उस पर डिसाइड करता है। और जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या करता है, स्ट्रैटेजी या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है या बजट क्या अप्रूव होना है, वो सारी चीज़ें सेट करता है या देखता है। ठीक है। अब एससीओ के ना दो परमानेंट बॉडीज़ हैं, दो परमानेंट बॉडीज़ हैं। पहला एससीओ सेक्रेटरीट, ये बीजिंग में है, और दूसरा है रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब रैट्स क्या है भाई, रैट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ताशकंद में है। ओके, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसमें इसकी बॉडी इस्टेब्लिश है, परमानेंट बॉडी है ये। इनका काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। ये कोऑर्डिनेट करती है अमंग मेंबर्स में, कोऑर्डिनेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है ना वो। और ये फाइट करती है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड अगेंस्ट सेपरेटिज्म। ठीक है, और ये ही मेन बॉडी है जिसके वजह से इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है एससीओ में, क्योंकि हम आपको पता है इंडिया टेररिस्ट से बहुत परेशान रहती है। तो एक सॉल्यूशन अगर रीजनल लेवल में मिलता है दैट इज बेस्ट ऑप्शन। रैट्स गिव दैट ऑप्शन, है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब चेयरमैनशिप तो हर साल कौन कौन समिट को होस्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन रोटेशन वाइज होता है वो, और वो भी रशियन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, और करंट चेयर आपको पता है चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखते हैं हम भाई। एससीओ बना है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बना है, क्या रिलेवेंस है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि एससीओ क्या है। एससीओ ना एक क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या आप बोल सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप जब मैप में देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। आप देख लो, एशिया का ऑलमोस्ट एरिया कवर करता है ना, यूरेशियन लैंड मास है, यूरेशियन पार्ट है। तो ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही। इसका मेन फोकस क्या है, रीजनल सिक्योरिटी, जो एससीओ का पिलर भी कहा, प्रायोरिटी भी कहा जाता है, और एक पिलर पॉइंट भी कहा जाता है कि ये सबसे पहले अगर एससीओ को ही पढ़ता है तो उसके दिमाग में सिक्योरिटी ही आती है। तो रीजनल सिक्योरिटी इज द फोकस, है ना, जिसमें रीजनल स्टेबिलिटी लाता है एससीओ। एससीओ का मकसद है ये कि वो रीजनल स्टेबिलिटी लाएगा, कैसे, बाय कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ठीक है, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली फोकस करती है पीस एंड सिक्योरिटी में अक्रॉस मेंबर स्टेट। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंस है, इसका पहला सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसका एक मैसिव डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फुटप्रिंट है। आप देखेंगे पॉपुलेशन, इंडिया चाइना वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है ही ऑलरेडी, एंड इसकी मेंबर है। तो 42% ग्लोबल पॉपुलेशन ऑलरेडी कवर करती है। ठीक है, इकोनॉमी में देखे जाए तो 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लैंड मास में देखें एरिया में तो 24% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास कवर करता है ये। ठीक है, एनर्जी रिजर्व में देखा जाए तो 25%, अप्रोक्स 25% ऑफ ऑयल रिजर्व है इन पूरे मेंबर कंट्रीज के पास मिला के, एंड 50% ऑफ द नेचुरल गैस जो कि ग्लोबली है उसमें 50% एससीओ का कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंसी होल्ड करता है एससीओ, है ना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यही एक चीज़ है जो इमेंस स्ट्रैटेजिक लिवरेज भी देता है ग्लोबल एनर्जी और इकोनॉमिक अफेयर में एससीओ को, है ना। आप अगर देखेंगे भी तो आपको पता होगा एशिया में सार्क भी है ना, बीमस्टेक भी है, मगर ये इतनी ना इनएक्टिव है बॉडी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एससीओ प्लेज अ मेजर रोल, है ना, यूरेशियन पार्ट कवर करता है और काफ़ी एक्टिव बॉडी है ये आज की डेट में। नेक्स्ट क्या है, ड्राइवर्स ऑफ द रीजनल इंटीग्रेशन। आप देखेंगे, आप रीजनल इंटीग्रेशन की अगर बात करेंगे तो आपको यूरोप में भी दिखेगा यूरोपियन यूनियन, है ना, अफ्रीका में भी दिखेगा अफ्रीकन यूनियन,
मगर आपने एशियन यूनियन काइंड ऑफ अ चीज़ नहीं देखी होगी। और यही एसईओ गिव्स दैट एज। एसईओ ना रीजनल इंटीग्रेशन में एज प्रोवाइड कराता है। इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एशियन रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है, एनहेंसिंग पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो बेसिक हमारा मकसद हमने देखा था कि यूरेशियन क्या था हमारा, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक और डिफेंस, दैट इज स्टेबिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर, है ना। अब नेक्स्ट, ये एक तो ड्राइवर हो गया रीजनल एसईओ, क्या हो गया, ड्राइवर हो गया रीजनल इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म एंड एंटी ड्रग इफेक्ट्स। टेररिज्म पे तो काम कर ही रहे थे आपने, रेड्स, मैंने रेड्स के बारे में आपको बताए, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ओके। हम ये ना ड्राफ्ट इफेक्ट में ड्रग्स, सॉरी नॉट ड्राफ्ट, ड्रग्स के लिए भी, एंटी ड्रग्स के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको पता होगा, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूं, आपको पता होगा गोल्डन क्रिसेंट के बारे में, है ना। गोल्डन क्रिसेंट जो कि एक हाईवे है, हाईवे जैसा है फॉर इलीगल ड्रग्स सप्लाई। यहाँ पर ना इलीगल ड्रग सप्लाई होता है जिसमें ईरान, अफगान और पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान कंट्री इन्वॉल्व है। तो ये ऐसा कुछ बनता है। मैप को अगर देखें आप, तो नीचे आप मैप में अगर जाएं तो ये देखिए ईरान, अफगान एंड पाकिस्तान। तो इस गोल्डन क्रिसेंट को भी कॉम्बैट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, या कंट्रोल, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है। मिलिट्री कोलैबोरेशन हो रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है। सो ये एक मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी ब्लॉक बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके सिग्निफिकेंस हैं एसईओ के। दैट इज़, आप पहला देखेंगे रीजनल सिक्योरिटी फोर्स, फिर आप जान ही रहे हैं मैसिव डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक फुटप्रिंट है ही, फिर ड्राइवर ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन है ही, है ना। दूसरा नेक्स्ट इज काउंटर टेररिज्म एंड एंटी ड्रग एफर्ट्स, ठीक है। अब भाई इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, मतलब इंडिया क्यों ऐड हुआ, क्यों आया एसईओ में। तो पहला क्या है, सबसे पहला मकसद इंडिया का देखना, इंडिया क्या है भाई, टेररिस्ट से तो परेशान है ही, खासकर अपनी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से, है ना। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी है और काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है, तो इंडिया क्यों नहीं आएगा। तो पहला इंटरेस्ट इज काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसका कोर कंसर्न क्या है, ये एड्रेस करता है इंडिया क्रिटिकल सिक्योरिटी नीड्स एंड परसिस्टेंट थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू पाकिस्तान। एसईओ में रहने का एडवांटेज क्या होगा कि आपने रेड्स में सुना होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, प्लस जॉइंट ड्रिल्स भी होता है, और कोऑपरेशन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। पता है अलग अलग मेंबर्स, हमारी जो एसईओ की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ एक्सट्रीमिज्म फेस कर ही रही है। तो इफ़ यू गेट सम आइडियाज़ इनसे कैसे लड़ा जाए, या फिर ये एक्सट्रीमिज्म को कैसे दूर किया जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के इनपुट्स भी मिलते हैं विच कैन बी अ हेल्पफुल, है ना। इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, तो इंडिया के लिए वो एडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी। तो इंडिया आपको पता ही होगा वासुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में चलता है, प्लस बुद्धा के पॉलिसी में चलता है, प्लस नॉन वायलेंस, गांधी जी का पर्सपेक्टिव नॉन वायलेंस। तो इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है पीस और सिक्योरिटी इन सेंट्रल एशिया में और यूरेशियन रीजन में। इंडिया का इमेज इस प्लेटफॉर्म में एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स बन सकता है इन रीजनल जियो पॉलिटिक्स में, है ना। क्योंकि हम हैं ही भाई, हम नॉन अलाइन करते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट में मानते हैं, हम नॉन वायलेंस में मानते हैं, हम बुद्धा की मिडवे पाथ पे मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को एक एज प्रोवाइड कराती है और एक एनेबलर की तरह काम करता है इंडिया। इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है पीस और सिक्योरिटी में, जो कि एससीओ का एक मेन मुद्दा है ना। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता होगा इंडिया बहुत सारी कनेक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और कनेक्टिविटीज़ में काम कर ही रहा है। आपको पता होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। फिर आप बात करोगे
चाबहार पोर्ट, है ना। फिर आप बात करोगे आपका इंडिया मिडिल ईस्ट, है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सारे कॉरिडोर्स क्या हैं, ये यूरोपियन से, सेंट्रल एशिया से बाईपास होती है, यूरोपियन कंट्रीज में जाती है, तो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे नेशनल गोल के साथ भी अलाइन करता है। तो अगर इस रीजन में, एससीओ के रीजन में पीस होती है, स्टेबिलिटी होती है, तो हम ईजिली ये सारे टास्क कर सकते हैं, ईजिली ये जो डेवलपमेंट हमको करवानी है हम करवा सकते हैं, है ना। और अगर हम इसके मेंबर हैं तो हमारे लिए वो तो एज हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है, एससीओ फैसिलिटेट करेगा एक्सेस टू लैंड लॉक सेंट्रल एशिया, है ना, बाईपासिंग हॉस्टाइल एंड इनएसेबल रूट। जैसे कि पाकिस्तान से हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ आवर रिलेशन विद पाकिस्तान, है ना। तो अगर हम एससीओ में होते हैं तो इट विल हेल्प इन कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया लैंडमार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है, इट एनहेंस इंडिया ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज विद रिसोर्स रिच मेंबर स्टेट। आपको पता है हम रशिया और चाइना के साथ तो हमारा अच्छा कोऑपरेशन है ही इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, बट एक ब्रॉडर ग्राउंड भी दे देता है ये, है ना। इंडिया चाइना के साथ ही नहीं, बाकी चाइना रशिया के साथ ही नहीं, बाकी दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी, है ना। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन बनेगा, हमारे लिए अच्छा है, इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी, तो इट विल हैव एन एक्सेस, मतलब मार्केट एक्सेस भी मिलेगा भाई। लार्ज और इमर्जिंग यूरेशियन मार्केट है ना, तो हमारा प्रोडक्ट भी वहाँ जाके बिके। तो अगर हम एससीओ में रहेंगे तो मेंबर्स को लिवरेजेस मिले होती है ना, फैसिलिटीज़ मिली होती है, तो इंडिया के लिए भी वो अच्छी बात है इकोनॉमिक कॉपरेशन के प्रोस्पेक्टिव में। फिर मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी तो रहेगी, एक फोरम प्रोवाइड कराता है इंडिया को टू एंगेज विथ मेजर पावर। भाई रशिया और चाइना वन ऑफ द मेजर पावर है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी। आप सोचो एक प्लेटफॉर्म में आप इतने सारे बड़ी बड़ी कंट्रीज में, प्लस जो इनएसेसेबल कंट्रीज हैं उनके साथ भी डिप्लोमेटिक लिवरेजेस ले सकते हैं, है ना। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। फिर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी है, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी, ऐसा नहीं है कि एससीओ के साथ जुड़ गया तो एससीओ अगर एंटी वेस्ट चल रहा है तो इंडिया भी एंटी वेस्ट चलेगा, नहीं। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम यहाँ भी मेंटेन करते हैं, है ना। तो अमाइड अदर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पोस्चर अमाइड अदर ग्लोबल ब्लॉक्स, ओके। नेक्स्ट इज टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। आपको पता होगा इंडिया क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाता है ना, नेबरहुड पॉलिसी भी है हमारी, है ना। बट अभी तक ना जो थोड़ा वीकेंड पार्ट है ना हमारा, वो है सेंट्रल एशिया में एक्सेस या फिर सेंट्रल एशिया पॉलिसी, है ना। सेंट्रल एशिया में एक्सेस या फिर सेंट्रल एशिया पॉलिसी, और ये जो एससीओ है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, ये हमारी इंडिया की रीजनल आउटरीच को स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराता है, चैनल प्रोवाइड कराता है कि हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली एंगेज हो सकें इस पोर्शन ऑफ एशिया से, सेंट्रल एशिया से, है ना। और एक सॉफ्ट पावर भी प्रोजेक्ट करता है इंडिया का। आपको पता होगा कि एनहेंस इंडियाज प्रेजेंस इन रीजनल ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस बाय रशिया एंड चाइना, है ना। तो जो ऐसी कंट्रीज जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे, वो अभी इन्फ्लुएंस किससे हैं, रशिया और चाइना से ज़्यादा, है ना। और अगर इंडिया होता है तो ये सॉफ्ट पावर एंगेज करने में या फिर हमें भी एंगेज करने में इन सेंट्रल एशिया एक लिवरेज प्रोवाइड कराएगा, एक एनहांस, एक बूस्ट प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो ये सारे थे कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है एससीओ में, ओके फाइन। देखो चैलेंजेस तो आते हैं, चैलेंजेस इसमें भी हैं, इंडिया के लिए भी कुछ चैलेंज है अगर आप लिख लें तो। पहला तो ये है भाई कि दुश्मन के साथ एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ रहा है, पाकिस्तान भी है यहाँ पर, इंडिया भी है, तो थोड़ा मुश्किल होती है व्हेन इट्स कम टू अलाइनमेंट। हम जब कोई ड्राफ्ट वगैरह या फिर कोई डील वगैरह साइन करते हैं
तो अपने दुश्मन के साथ बैठ के कोई काम करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट स्टिल एक प्लेटफॉर्म है हम दोनों के लिए, है ना। हम कंट्रीज, इन दोनों कंट्रीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता ही है। फिर आप देखेंगे तो लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश यहाँ यूज़ होती नहीं, इंग्लिश है ही नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया और चाइना, है ना। तो दिस इज़ नॉट मेजर बट माइनर, है ना। फिर उसके बाद आपको पता होगा ये एससीओ में सारे मेंबर्स BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना को सपोर्ट करते हैं, बट इंडिया नहीं करता। तो अगेन यहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। तो यहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो रशिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशन में थोड़ा उसके साथ प्रॉब्लम्स आती है, तो इंडिया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम इशू आ जाता है। तो कुछ चैलेंजेस, और दूसरा एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट, भाई इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है, और आप यहाँ की जो सेंट्रल एशिया और रशिया को भी देखेंगे, चाइनीज़ और रशिया को, तो उन लोग क्या है, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो इंडिया के लिए भी ये चैलेंजिंग है कि एसईओ में रह के भी अमाइड लिविंग, मतलब एसईओ में रह के भी काम करना, बट अगर आप इतनी बड़ी रीजनल ग्रुपिंग से बाहर हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसके अंदर हैं, साथ में रह के काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। सो आई थिंक यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब आप देख सकते हैं ये मैप रिप्रेजेंट कर रहा है एसईओ, होल एसईओ कंट्री इन द मैप, जो कि इजी होगा, आप इजी रिमेंबर कर सकते हैं। बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान एंड मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट्स, है ना। तो ये ओवरऑल मैप था, और ये मैप देख के भी एक बार याद हो जाएगा। आई होप आपको एसईओ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।